नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। मारवाड़ के राठौड़ वंश अपन शुरू कर चुके हैं कल, और कल अपन ने जो है बहुत अच्छी तरीके से मालदेव तक का इतिहास पढ़ लिया था। मालदेव तक पढ़ा है, यानी कि गिरी सुमेल के युद्ध तक पढ़ लिया है, और अभी उसी सिलसिले को आगे लेकर जाते हैं। देखो, कई जो गृहिणियां हैं, कई बहनें हैं, दीपावली की साफ सफाई में पड़ी हुई है। पुरुषों की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो नए दिन आने पर, यानी कि कोई त्योहार आने पर बढ़ जाती है। राजस्थान में स्पेशली त्योहारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बेरोजगार युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपने रोजगार को प्राप्त कर लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है। और इसीलिए मैं भी आप लोगों को नियमित क्लास दे रहा हूं। आप भी कोशिश करें कि नियमित रह सके। अच्छा, दीपावली तक जो है अपने क्लास जो है अपलोड, यानी कि प्रीमियर पर चलेगी। 8 बजे ही आएगी, आपको लाइव जैसी ही अनुभूति होगी, लेकिन चलेगी प्रीमियर पर। लेकिन आनंद आपको भरपूर आएगा और याद चीजें प्रॉपर होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने पोल भी करवाया, तो लगभग 50% बच्चे चाहते थे कि हाँ प्रीमियर पर दे दी जाए सर क्लास। तो ठीक है, चलो टाबरो। पर मेन उद्देश्य यह है कि शांति काल में भी नियमित तरीके में पढ़ना है, और नियमितता यदि किसी ने रखी है तो उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, ये मारवाड़ वंश का पार्ट 2 है, और आज मारवाड़ के राठौड़ अपन पूरा पढ़ लेंगे इस पार्ट को। और कल जो क्लास आएगी उसमें बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं एक लय बना के एक स्पीड को मेंटेन करके चल रहा हूं। आप लोग भी इस स्पीड को अपना के रखेंगे तो निश्चित रूप से समय पे सिलेबस अपना संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, कल मालदेव तक अपन ने जो है पढ़ लिया था, और उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि कान्हा को उत्तराधिकारी न बना के चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया गया था। और आज अपन को पढ़ना है चंद्रसेन। स्पेशली कई परीक्षाओं के सिलेबस में चंद्रसेन, राव चंद्रसेन स्पेशल टॉपिक दे रखा होता है। तो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं आपको बीच बीच में स्टोरी बताता चलूंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हुआ चलूंगा, और आप लोगों को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। संक्षिप्त परिचय की बात करें तो 1541 में इनका जन्म है और मृत्यु 1581 में है। आज दिन तक इन सन से प्रश्न नहीं पूछा गया। साथ साथ में देखो क्लियर करके चलूंगा कि हाँ क्या पूछा है, क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछा जाना चाहिए, ठीक है। यहां से प्रश्न नहीं पूछा। पिता इनके मालदेव और माता स्वरूप देवी, यहां से भी नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि चंद्रसेन से नए प्रश्न बनाने होंगे तो फिर कूट बनाए जाएंगे। क्या निम्न में से कौन सा कूट है वो मैच करता है, कौन सा नहीं करता है, उस आधार पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है राव चंद्रसेन के अंदर उनकी उपाधियां। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उनकी उपाधियां और मुगलों से संघर्ष। अब मुगलों से संघर्ष कैसे किया है, क्या किया है, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां से पूछे जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। मैं हूं तो यहां से आप लोगों के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। देखो, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। क्यों कहा जाता है उसे समझो। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप यानी मारवाड़ के महाराणा प्रताप। अब जब महाराणा प्रताप ने जैसे कि 1576 के अंदर हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय देखो 1581 में तो इनकी तो मृत्यु भी हो गई थी। 1581 में तो इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। लेकिन यहां पे मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा है कि मेवाड़ में जो कार्य, जो युद्ध प्रणाली महाराणा प्रताप ने अपनाई, जो महाराणा प्रताप ने अपनाई, वही कार्य और वही युद्ध प्रणाली यहां पे राव चंद्रसेन ने अपनाई थी। यहां पे राव चंद्रसेन ने अपनाई थी। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों से संधि का या समझौते का प्रयास तक नहीं किया, या उनकी सहायता को प्राप्त करने की कोशिश तक नहीं की। राव चंद्रसेन के मामले में ऐसा है कि 1570 का जो शुक्र दरबार लगा था नागौर के अंदर, है ना, वहां पे जो है नागौर दरबार लगा था जो नागौर के अंदर, वहां पे ये गए थे कि ये इन्हें जो है भाई समझौता हो जाए या कुछ भी। लेकिन फिर ये देखते हैं कि अकबर का रुझान इनके दोनों भाइयों की तरफ ज्यादा है, तो फिर ये वहां से निकल के आ जाते हैं। अधीनता इन्होंने भी स्वीकार नहीं की, संघर्ष इन्होंने इसी तरीके से किया है, गुरिल्ला प्रणाली अपना के किया है। इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहते हैं। द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ इन्हें कहा जाता है। अब देखो, प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रताप से भी पहले इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपना ली थी। महाराणा प्रताप ने अपनाई है 1576 के बाद, ठीक है, 1576 के बाद अपनाई है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। और इन्होंने जो है पहले ही अपना ली थी। 1564 से लगा के इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है मुगलों से, ठीक है। आगे बात समझ।
अब यहाँ पे ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, मारवाड़ का प्रताप किसने कहा है, इसके अंदर आप लोगों को पूछेंगे तो ये कहा है, देखो यहाँ पे राम सिंह सोलंकी याद रखना है आपको, राम सिंह सोलंकी और विश्वेश्वरनाथ रेव, विश्वेश्वरनाथ रेव, ये ध्यान रखना है, इनके अनुसार कहा गया है, ये ध्यान रखना। द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ भी इन्हें कहा जाता है। यहां तक बात समझ गई? ऐसी कोई नहीं समझ आए जैसी तो चीज है ही नहीं, है ना। यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई, मैं कह रहा हूं, यानी कि यहां तक चीजें याद हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है याद करना। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि लिमिटेड पढ़ के याद कितना रखा है आपने, वो सिलेक्शन का आधार बनता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो टॉप, मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना और बिशलपुर की जागीर दी थी। मालदेव ने दी थी सिवाना और बिशलदेव की जागीर दी थी इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ही। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का युद्ध किया है। अब देखो यहां पे जब इनको जो है चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, तो इनके भाई होते हैं उदय सिंह और राम सिंह। उदय सिंह और राम सिंह इनके भाई होते हैं, वो इनसे रूठ जाते हैं और वो मुगलों से सहायता प्राप्त कर लेते हैं। मुगल राजा कौन उस समय? अकबर, उनसे सहायता प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में आगे इनका उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाएगा आगे, ठीक है। जोधपुर के इन उदय सिंह जी को क्या कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। इनसे चंद्रसेन की लड़ाई होती है, लोहावट के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखो चंद्रसेन का ही सौतेला भाई राम सिंह भी नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। यहां से इनसे चल ही रहा था। अब चंद्रसेन के पास समस्या यह थी कि जोधपुर का जो दुर्ग था मेहरानगढ़, उसे मुगलों से बचाना था, उसे मुगलों से बचाना था। और 1564 से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से आपको ध्यान रखना है, रानीसर की लड़ाई हाल ही में पूछा गया, रानीसर की लड़ाई पंचानड़े का युद्ध, है ना, पंचानड़े की लड़ाई वगैरह वगैरह इन्होंने लड़ी है, ठीक है। जो 1564 वाली जो ये लड़ाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मुगलों से संघर्ष के लिए इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया जोधपुर के दुर्ग को बचाने के लिए। और अकबर ने 1564 में हुसैन अली कुली खां को मारवाड़ पे भेजा है और जोधपुर पर कब्जा किया है। यहां से मेहरानगढ़ दुर्ग जो है चंद्रसेन को छोड़कर निकलना पड़ता है। 1564 की बात है कि जब हुसैन अली कुली खां को भेज दिया है, तो यहां से जो है चंद्रसेन को निकलना पड़ता है और उनका पहला पलायन होता है बादराजून। सुभद्रा और अर्जुन के नाम से बसा हुआ शहर बादराजून। जो बादराजून का जिक्र अपन ने मालदेव के समय भी पढ़ा है और अब पढ़ रहे हैं कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि बाद में देखो चंद्रसेन सिवाना जाते हैं, लेकिन पहला पलायन आपको पूछेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि चंद्रसेन का पहला पलायन कहां हुआ है? बादराजून। जब 1564 में हुसैन अली कुली खां को भेज दिया, तब जो है इनका पलायन किस ओर होता है? बादराजून की ओर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बादराजून एक छोटा सा गांव है जो यहाँ के दुर्ग और महल के कारण अपनी पहचान रखता है। जालोर के अंदर आता है, ये जालोर किले के अंदर आता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो 1570 इस दरमियान जो है ये चंद्रसेन मेहरानगढ़ दुर्ग से दूर रहते हैं, कभी बादराजून, फिर बाद में जो है सिवाना की ओर भी जाना पड़ता है इनको। यहां पे 1570 में फिर क्या लगता है? नागौर दरबार लगता है। नागौर दरबार का उद्देश्य, अकबर ने ये कहा कि मैं जो है यहाँ पे अकाल वकाल पड़ता है, उसके लिए कार्य करवाना चाहता हूं, तो एक शुक्र तालाब भी खुदवाया यहाँ पे नागौर के अंदर। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजपूत राजा जितने थे राजस्थान के, उनको अधीनता स्वीकार करने का अवसर देना, ठीक है। 1570 का नागौर दरबार जाना जाता है इसके लिए। तो यहां पे जो है चंद्रसेन उपस्थित होते हैं और यहाँ पे राम सिंह और उदय सिंह पहले से, जो इनके भाई है, वो पहले से यहाँ पे उपस्थित है। और चंद्रसेन देखते हैं कि अकबर का रुझान जो है, अकबर का इंटरेस्ट जो है, वो उन दोनों की तरफ ज्यादा है, चंद्रसेन की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तब चंद्रसेन वहां से निकल जाते हैं और 1571 में चंद्रसेन फिर सिवाना की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर इनके ठिकानों का पता भी चलता है अकबर को, तो अकबर जो है और अपनी तरफ से प्रयास करके चंद्रसेन के ठिकानों पे आक्रमण करवाता है। तो वहां से निकल के ये कहां जाते हैं? सिवाना, गढ़ सिवाना जिसे कहा जाता है, वहां पे चले जाते हैं। और 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बीकानेर के अंदर पढ़ो चाहे,
चाहे जोधपुर के अंदर पढ़ो। 1572 में देखो, शासक यहाँ पे किसी को नहीं बनाया अभी तक, अकबर ने शासक नहीं बनाया, प्रशासक बनाया है यहाँ का, मतलब कार्यभार दे दिया दुर्ग का। किसको दिया है? राय सिंह बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पे शासन दे दिया है, ठीक है। इस दरमियान 1570 के बाद यदि आप लिखो कि चंद्रसेन के सहयोगी कौन रहे, ये पूछा जा सकता है आने वाले समय में। चंद्रसेन के सहयोगी कहां लिखा रहा हूं, वहीं पे ध्यान रखना। 1570 के बाद में जो संघर्ष किया है अकबर से चंद्रसेन ने, उसमें चंद्रसेन के सहयोगी कौन कौन रहे हैं उनके नाम लिखिए। रावल सुखराम, सूरजा, क्या लिखेंगे? रावल सुखराम सूरजा, और यहां पे आपको ध्यान देना है देवीदास। और कौन? देवीदास। हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है, कि इस दरमियान इनका साथ किसने दिया है। तो ये 3 नाम आप लोगों को ध्यान देना है जो इस संघर्ष में साथ देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पहले पूछ चुका है एग्जामिनर। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान, राय सिंह, केशवदास, मेड़तिया आदि को चंद्रसेन को विजिट करने के लिए भेजा। यही प्रश्न ऐसे का ऐसे पूछा था, कूट दिए थे अलग अलग। और जब मैंने लास्ट टाइम पशु परिचर के समय संपूर्ण इतिहास पढ़ाया था राजस्थान का, उसमें भी मैंने ये चीज करवाई थी। कितने समय पहले? 1.5 साल पहले करवाई थी। और ये प्रश्न तो अभी हाल ही में 4-6 महीने पहले ही पूछा है। तो जो टावर ढंगू पड़ लिया ने जब वो प्रश्न बनियो ना, तो कौतूहल रो विषय तो देखो रहे ही कोई एडो प्रश्न आवे जरा कि ये कहां से बना। एक तो किताब वाले सब कहेंगे कि भाई ये जो है, बाकी तो बताते हैं एसओ के प्रूफ बताए, तो हम तो मतलब एसओ के भी बताते हैं, सरल के भी बताते हैं। और स्टूडेंट जानते हैं कि जहां पे स्टूडेंट के हित को ध्यान में रख के मेहनत की जाए, तो वहां पे जब कह दिया कि 90% आएंगे तो आएंगे, 10% जो सबके लिए यूनिक है वो बाहर जाने ही है, तो उसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरिट डिसाइड नहीं करते, वो टॉपर डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो? टॉपर डिसाइड करने के लिए जो 10% प्रश्न भारी आने वाले, जो छूट भी गए तो कोई चिंता नहीं है, वो उनको फोकस करना पड़ता है कि हाँ फर्स्ट या सेकंड रैंक लेनी है या टॉप 10 में लेना। सिलेक्शन लेना प्राथमिकता है, तो इस तरीके से पढ़ो। टॉपर बनने के चक्कर में कई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, असफलता नहीं देखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना। ये प्रश्न बन चुका है और आने वाले समय में ये बन सकता है, ठीक है। देखो टाबरो, चंद्रसेन पत्ता राठौड़ पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। यहां से जंगलों में चले गए। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार कहां सुरक्षित था, ये पूछ सकते हैं आपको। तो पोखरण दुर्ग में सुरक्षित था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शायद आनंद राम पंचोली, ऐसे करके उनका नाम था, उनके पास में ये सुरक्षित थे। चंद्रसेन की समस्याएं बढ़ रही थी और पोखरण जो दुर्ग था इनके अधीन था। पोखरण दुर्ग, एक समय ऐसा समय आया कि इन्हें 1 लाख फदिये के अंदर वो दुर्ग भी जो है रावल हर्राय को देना पड़ा था। रावल हर्राय से संघर्ष किया, जैसलमेर के रावल हर्राय से संघर्ष किया, और 1 लाख फदिये में, 1 लाख फदिये सिक्के होते थे उस समय के, 1 लाख फदिये में जो है ये पोखरण का किला भी इन्हें देना पड़ा था, ये भी ध्यान रखना। अपने अंतिम समय में चंद्रसेन से सोजत पर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है। अपने अंतिम समय में सोजत पे पुनः अधिकार किया और 1581 में चंद्रसेन सिरियाई सारण, कई जगह सिचियाई सारण लिखा मिलेगा, तो सिरियाई सारण जगह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1581 में। और इनके साथ में इनकी जो रानियां थी वो भी सती होती है। जो इनका स्मारक जो बना हुआ है ना, इनकी छतरी, वहां पे इनकी छतरी के साथ में जो है घोड़े पर सवार तो इन्हें बताया, और साथ में जो है कुछ रानियां बताई गई है, तो वो इसका ही प्रतीक है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रावचंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछते हैं, बहुत बार पूछा जाता है इनसे सवाल। तो टू द पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें बेटा जी इसी तरीके से ध्यान रखना है। एक्चुअली देखो लाइव क्लास में फिर भी जो है चर्चाएं हो जाती, क्योंकि मुझे कमेंट भी दिखते सामने। इन क्लासेस में क्या होता है कि कमेंट दिखते नहीं, मेरा फोकस भी पूरा कंटेंट पर, और विद्यार्थी जब पढ़ने आते हैं उनका फोकस भी पूरी तरीके से कंटेंट पर। यदि देखे जाए ना शुद्ध रूप से पढ़ाई, वो ऐसी क्लास में होती है। लाइव में भी अपनी जो लाइव आती है उसमें अपन फिर भी फोकस करते हैं, तो उसमें फिर भी ऐसा होता है कि 1 घंटे की पढ़ाई में कम से कम अपने 5 से 10 मिनट जो है कुछ ऐसे कमेंट आ जाए तो मतलब चर्चा में चले जाते हैं, ज्यादा उसमें भी अपन समय नहीं देते। ये जो क्लास आती है ये मतलब 40-45 मिनट की भी आ गई तो समझ लो कि लीला लहर ही है, क्योंकि
चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं, चर्चा करेंगे तो भी इनसे रिलेटेड, या कोई मोटिवेशनल टॉक है या आपके काम की ही चीज पे बात होगी तो मोटा राजा उदय सिंह पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बाद में चंद्रसेन के बाद कौन कृपा पात्र कौन था अकबर का? मोटा राजा उदय सिंह। सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला राजा यदि आप लोगों को पूछेंगे मारवाड़ का कौन सा राजा था, तो वो भी मोटा राजा उदय सिंह था, वो भी मोटा राजा उदय सिंह। देखो 1581 से 83 तक मारवाड़ खालसा प्रदेश रहा है, यह पूछा जाता है। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, 1583 तक ये खालसा प्रदेश रहा है। 83 में मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ का शासक स्वीकार किया गया। खालसा प्रदेश क्या होता है? जिसका रेवेन्यू सीधा सेंटर में जाए यानी दिल्ली जाएगा, और जिसका मतलब प्रशासन सीधा सेंटर में संभाला जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है, वो यहाँ पे खालसा कहलाता था। ठीक है ना, खालसा उसे कहा जाता था, तो ये खालसा प्रदेश रहा है। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक यदि पूछेंगे, क्योंकि चंद्रसेन तक तो देखो मुगल अधीनता स्वीकार हुई नहीं, प्रथम जो शासक मुगल अधीनता स्वीकार की है और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं वो मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो ये और मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध किए। अब ध्यान देना, मुगलों से वैवाहिक संबंध की बात आ रही है, न कि मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध की। यदि मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध की बात आती है तो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं मालदेव, है ना। मालदेव के अंदर मैंने 2 वैवाहिक संबंध वहां पे बताए थे। अफगान शासक इस्लाम शाह सूर से जो है संबंध बताया था वो अलग था। तो मुस्लिमों से पूछेंगे तब तो फिर वहां पे आप लोगों को मालदेव ध्यान रखना है, और यहाँ पे मुगलों से पूछेंगे तब पहला संबंध मोटा राजा उदय सिंह। अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किया है इन्होंने जहांगीर से, जिससे बाद में खुर्रम नाम के बेटे का जन्म होता है। अब इन्हें भी मानबाई के नाम से जाना गया है। ये जो जगत गोसाई है इतिहास में इन्हें भी मानबाई के नाम से जाना गया है, और इतिहास में एक आमेर की राजकुमारी थी उन्हें भी मानबाई के नाम से जाना गया। इनसे जिस बेटे का जन्म हुआ वो खुर्रम है, जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से शासक बनेगा। ठीक है, किससे मतलब खुर्रम, इनसे जन्म हुआ है खुर्रम का। ठीक है, जहांगीर से विवाह हुआ है। जहांगीर को क्या कहा जाता था? सलीम, है ना। इससे जन्म हुआ है खुर्रम का, समझना। और एक मानबाई जो आमेर वाली थी उसका भी विवाह जहांगीर से होता है, उससे जन्म होता है खुसरो का, उससे जन्म होता है खुसरो का। खुसरो भी जो है मतलब ऐसा कहा जाता है खुसरो के बारे में कि मुगल वंश में, मुगल जो डायनेस्टी थी उसके अंदर सबसे सुंदर राजकुमार खुसरो था। ठीक है, और बाद में खुसरो को उसकी ही माता ने मार दिया था अपने पिता के विरोधी होने के कारण। लेकिन पिता के विरोधी खुर्रम भी हुआ है बाद में, उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पे इसने भी जो है विद्रोह किया है। लेकिन ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, मानबाई में कंफ्यूज मत होना। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र किशन सिंह जो है उन्होंने किशनगढ़ राज्य बनाया, और किशनगढ़ के राठौड़ जो शाखा है, किशनगढ़ के राठौड़ शाखा की नींव डाली। राठौड़ शाखा की नींव डाली है किसने? इनके पुत्र किशन सिंह ने डाली है। इनके पुत्र किशन सिंह ने राठौड़ शाखा की नींव डाली है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि पूछ ले कब तो 1609 में, ये यदि पूछ ले शाखा कब तो 1609 के अंदर, जो किशनगढ़ के राठौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो मोटा राजा उदय सिंह के समय एक चीज बताऊं मैं आपको कि जो जागीरें या जो जमीनें ब्राह्मणों को या जो चारण कवि हुए चारणों को, है ना, जो जागीरें मान सम्मान में दी जाती थी, जो जागीरें परगने मान सम्मान में दी जाती थी, मोटा राजा उदय सिंह ने वो जागीरें वापस ली थी। मोटा राजा उदय सिंह ने ये जागीरें वापस ली थी, जिसके फलस्वरूप आउवा में जौहर भी हुए। आउवा में जौहर भी हुए, ये भी फैक्ट हो सकता है एग्जामिनर ऐसा तथ्य भी पूछे कि मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों को और चारण समाज के जो जितने भी विद्वान हुए हैं उन्हें जो जागीरें भेंट की थी या जमीनें भेंट की थी वो वापस ली। वो शासक कौन हुआ? तो मोटा राजा उदय सिंह हुआ है।
ये ध्यान रखना, ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह के अंदर ये भी ध्यान रखना। सूर सिंह इनके बाद में शासक बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, लाहौर में इनका राज्याभिषेक होता है। यहां पे देखो एक चीज ध्यान दी कि लाहौर में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु कहां हुई है? लाहौर में। और लाहौर में ही इनके पुत्र का जो है राज्याभिषेक होता है सूर सिंह के नाम से, जिन्हें जाना जाता है। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहांगीर ने इन्हें रण रावत और फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। ये हाथियों के नाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दरिया जोश हाथी आपको कल की क्लास में बताया था। यहाँ पे ये जो आपको ध्यान रखने हैं, रण रावत और फौज श्रृंगार नाम के हाथी किसे भेंट किए हैं और किसने किए हैं, दोनों ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर सागर तालाब, मोती महल और तलहटी महल का निर्माण किया है। एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने तुला दान किया है। इन्होंने तुला दान किया है सूर सिंह ने। तुला दान मतलब समझते हो? तकड़ियों समझो, तराजू समझो। एक तरफ राजा बैठ जाता है और उनके वजन के बराबर जो है सोना चांदी वगैरह भेंट भाई बांटी जाती है जनता में वगैरह, वो तुला दान कहलाता। वो दान दक्षिणा दी जाती है, वो तुला दान। तुला दान पूछे तो सूर सिंह जी के समय। इनके समय में माधोदास ददवाड़िया ने राम रासों की रचना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। माधोदास ददवाड़िया मारवाड़ के कौन से शासक के समय दरबारी साहित्यकार थे? तो आप सूर सिंह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगलो देखो टावरों, पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में इनका राज्याभिषेक होता है, यानी कि बुरहानपुर में ही सूर सिंह की मृत्यु। खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण, भाई खुर्रम यानी कि भविष्य में जो शाहजहां के नाम से शासक बनता है, उसने विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर ने जो है ये जिम्मेदारी दी थी गज सिंह को, मारवाड़ के गज सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी कि आप इसके विद्रोह का दमन करेंगे, जिसमें गज सिंह जी सफल हो जाते हैं। तो जहांगीर खुश होकर इन्हें दल थम्मन की उपाधि देता है। जहांगीर खुश होकर दल थम्मन की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर देता है। शाही दाग क्या होता है? घोड़ों पे शाही दाग लगते थे, यानी कि ये पता चलता था कि ये जो है घोड़े इनके अधीन है, शाही दाग लग रहे, यानी कि ये इनका मनसब है, ये इनकी तरफ से जो है सारा कामकाज, अधिकार मतलब उनका रहता था। शाही दाग लगना यानी कि अधिकार मुगलों का रहना है। ठीक है, वहां से रहना। तो शाही दाग से मुक्त करना एक तरह का सम्मान होता है। और यहाँ पे दल थम्मन की उपाधि दी। गज सिंह जी को दल थम्मन के नाम से ही जानते थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दरबारी साहित्यकार अक्सर पूछे जाते हैं, हेम कवि और केशवदास गार्डन। हेम कवि ने गुण भाष्य की रचना की और केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक की रचना की है। ये आपको गज सिंह जी यानी कि दल थम्मन के अंदर जानकारी ध्यान में रखनी है। देखिए, गज सिंह जी ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। अब देखो क्यों चुनियो, क्योंकि यहां पे इनके ऊपर था अनारा बेगम का प्रभाव था। अनारा बेगम इनकी पासवान थी। किसका प्रभाव था? अनारा बेगम। अब देखो जसवंत सिंह जी छोटे थे और इनसे बड़े थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी बाद में नाराज होकर शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं। अमर सिंह राठौड़, जिनके नाम से आप जानते हो कि नागौर के अमर सिंह राठौड़, वो यहीं से नागौर गए थे। ठीक है, नागौर का जो क्षेत्र है वो यहां से शाहजहां के पास में चले गए थे। तब शाहजहां ने इनको नागौर की जागीर दी थी, शाहजहां ने दी थी। अब समझो स्टोरी, अब थारे फेवरेट वाली चीज है कि भाई स्टोरी। तो देखो राजाओं पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, रानियों का, पासवानों का, पड़तायतों का, इनका सबका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। पड़तायत यानी कि एक चांदी का कड़ा पैर में धारण कर लेते थे, फिर इनको जो है राय लगता था इनके आगे, जैसे गुलाब राय, रंग राय वगैरह, तो राय लगता था। तो यानी कि ये इनकी दासियां हैं, एक तरीके से उपपत्नी कहलाती थी ये, है ना। इनको पड़तायत कहा जाता था, बड़ा रन कह देते थे, इस तरीके से इन्हें शब्द आते हैं इतिहास के अंदर। तो यहाँ पे अनारा बेगम नाम की एक पड़तायत कह सकते हो आप, उपपत्नी कह सकते हो, दासी कह सकते हो, वो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था गज सिंह जी पे। तो अनारा बेगम एक बार कहो अमसा ने कि मैं पगर की पड़ी न मेरी, मैं पगर की लार दो। समझोगे आप भाषा पगर की यानी कि चलो हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में बताता हूं। अमर सिंह जी को कहा कि वो जो जूतियां मेरी पड़ी है वो जूतियां मुझे ला कर दो। अमर सिंह जी पता है कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं बड़ा ज्येष्ठ राजकुमार हूं। कहे अनारा बेगम जड़ी तो कही देखी कि पिताजी भले ही तुम्हें सिर पे चढ़ा के रखते हो, इधर भाई अमर सिंह है, ये संभव नहीं है, ले ले खुद जाके।
फिर अनारा बेगम गुस्सा आ गया, जसवंत सिंह को कहा, तो जसवंत सिंह छोटे थे उस समय, ला कर दे दी फराक, तो राजी हो गया अनारा बेगम। गज सिंह जी को बिठा दिया, कान भर दिया कि भाई अमर सिंह जो है उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए। तो उस समय बहुत प्रभाव रहता था इनका पड़तायों का वगैरह। हो गया काम। तो यहां से इसी घटना के बाद जो है किसको बनाया उत्तराधिकारी, जसवंत सिंह जी को उत्तराधिकारी बनाया। अमर सिंह वहां से नाराज होकर चले गए शाहजहां के दरबार। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में जाते हैं, इन्हें वहां से नागौर की जागीर दी जाती है और राव की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अमर सिंह जी उस समय थोड़े सी उत्पाती भी रहे थे। कुछ राठौड़ युवकों और सरदारों के साथ में जो है ये मतलब उपद्रव करते थे, परेशान, मतलब नाक में दम कर देते थे आसपास, जैसे कि शाहजहां है या कोई भी है। तो एक बार जैसे इनको देखे जागीर दी और ये यानी कि एक तरीके से इनके मनसबदार हुए, तो एक बार जो है ये 15 दिन तक बिना सूचना के जो है नदारद रहे दरबार से। ठीक है, 15 दिन की कौन क्या है, शाहजहां होगा कि इसके अपने क्या, अपन भी तो अमर सिंह है। तो ये नदारद रहे, तो इसका पता लगाने के लिए जो है सलामत खां को जिम्मेदारी दी गई, जो शाहजहां का साला लगता था। वैसे सलामत खां को कहा कि पता लगाओ अमर सिंह जी को, जो है फौरन नोटिस वोटिस जारी करोगे भाई कहाँ है, 16 सीसी 17 सीसी के। तो फिर बाद में जो है ये अमर सिंह जी तक सूचना पहुंचती है, तो अमर सिंह सलामत खां को तो कोई जवाब नहीं देता, जा आ रहा हूं कि मैं, मेरी मर्जी होगी जब। फिर बाद में जब दरबार लगता है तो अमर सिंह जी वहां पर मौजूद होते हैं। अब सलामत खां भी भरा हुआ बैठा कि भाई मेरा अपमान किया था, आने दो दरबार में, शाहजहां होगा उस समय और भी दरबारी होंगे। तो जी टाइम देखा, तो उस समय जो है ये बात, जैसे ही दरबार में ये आते हैं, ये बात चलती है, आगरा के अंदर दरबार लगा हुआ वहां पे, तब ये जो है सलामत खां जोश में आ जाता और कहता है कि गंवार है और इनको पता नहीं चलता है और क्या नियम कायदे वगैरह। इतना सुनते ही अमर सिंह जी, भाई साहब अमर सिंह जी को कहा जाता था कटार का धनी। क्या कहते थे, कटार का धनी कहा जाता था, कटार का धनी। इतना सुना, गंवार कहा, इतना सुना, बस इसके आगे सलामत खां बोल ही नहीं पाया। अमर सिंह जी ने बड़े दरबार के अंदर कटार गोप के वहीं पे इसकी लीला समाप्त कर दी, किसकी, सलामत खां की। ये देख भाई साहब पूरा दरबार दहल उठा। शाहजहां फिर अगला ही वार, अमर सिंह जी यहाँ रुके नहीं, अगला ही वार शाहजहां पे तेरी अमर सिंह को क्या नोटिस जारी कर रहा था, और सीधा अगला वार शाहजहां में। शाहजहां वहां से किसी भी तरीके से बच बचा के जो है अपने महल से भाग जाता है। इतने में राठौड़ सरदार जो बाकी थे, ये बुखारा गेट है, यहाँ बुखारा दरवाजा, वहां से प्रवेश करके और संघर्ष करते हैं। हालांकि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और अमर सिंह भी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मुगलों के अंदर और शाहजहां के अंदर इतना जबरदस्त भय बैठ गया इस घटना के बाद में कि उस बुखारा गेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। उसको अमर सिंह के दरवाजे के नाम से जानते थे, मैं देख के भी आया। ठीक है, उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया, ऐसे थे अमर सिंह जी। यही अमर सिंह जिनका अभिनय सबसे ज्यादा, जिनकी कहानियां कठपुतलियों के अंदर देखने को मिलती है। कठपुतली के खेल होते हैं ना, अपन सौभाग्यशाली है कि अपन ने कठपुतली के खेल देखे हुए हैं। आजकल की जो जनरेशन है, नई जनरेशन बड़ी हो रही है, मैं उनका दुर्भाग्य समझता हूं कि उन्होंने न कठपुतली का खेल देखा है, न जादूगर देखे हैं, न सर्कस देखे हैं। ऐसी चीजें देखने से वो वंचित है। उन्होंने देखे तो सिर्फ मोबाइल है, इंस्टाग्राम की रीलें हैं और उठपटांग सी चीजें हैं। इस बात का मुझे आज बहुत अफसोस होता है कि हमने इनको एआई और बहुत सारी टेक्निक तो दी है, लेकिन हमने उन्हें ये अनुभव नहीं दिया जो हम खुद इस अनुभव को लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो भरत दरबार में सलामत खां द्वारा गंवार कहने पर उसे वहीं कटार से मार दिया। और फिर आगे की स्टोरी मैंने आपको बता दी। 1644 में करण सिंह से मतीरे की राड़ लड़ाई हुई है। देखो लड़ाइयां भी कड़ी कड़ी हो जाती। मतीरो समझो ना, तरबूज, तरबूज का ही छोटा रूप मतीरा, कलिंगो भी गया जाए। एक तो भैया गांव का नाम था खिलवा और एक जाखनिया। ठीक है, एक जगह लगाई मतीरे की बेल। उसका मतलब बेल तो क्या है, बेल तो कहीं भी चली जाती है और वहां बॉर्डर पे ही वो मतलब उन दोनों की सीमा है। वहां से जो है मतीरा, जिस जगह बेल लगाई हुई वहां नहीं जाके दूसरी सीमा में मतीरा लगा उस पे। अब मतीरे को लेकर जो है लड़ाई हो गई। एक राज्य इधर बीकानेर वाले कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ से बेल लगी हुई है, इसको हमने पोषित किया है, मतीरा हमारा है। नागौर वाले कहते हैं कि ये तो हमारा है। और शासकों ने क्या किया, अपने अपने ईगो पे ले लिया, क्या नहीं अब भैया बात मतीरे की नहीं है, आत्मसम्मान की है, मतीरा तो हमारा। और इसलिए जो छोटी लड़ाइयां होती थी उन्हें कहा जाता था राड़। तो यहाँ पे 1644 के अंदर मतीरे की राड़ नाम की लड़ाई हुई है।
जिसमें बाद में नागौर वाले अमर सिंह जी जीत जाते हैं। बीकानेर के थे उस समय इनके सामने करण सिंह। ठीक है, ऐसी ऐसी भी लड़ाइयां हुई है इतिहास के अंदर। तो मतिरे की राड लड़ाई लड़ी 1644 में, ये भी ध्यान रखना। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। हिलवा और जाखड़िया नाम का गांव। हाँ आगे बढ़े। अब देखो जसवंत सिंह जी, अब बताया आपको कि अनारा बेगम के विशेष कृपा प्राप्त हुई, जसवंत सिंह जी बन गए शासक। ठीक है, गज सिंह जी के बाद जन्म इनका बुरहानपुर में, पिता गज सिंह, राज्याभिषेक आगरा में हुआ है। उपाधि इनकी राजा महाराजा दी किसने, शाहजहां ने। ठीक है, रानी करमेती बाई या जसवंते, एक ही बात है, करमेती बाई या जसवंते। ये भी बूंदी की राजकुमारी थी, तो हाडी रानी कह सकते हो आप इन्हें। जरूरी नहीं है हाडी रानी सहल कंवर को ही कहा जाए। हाडा वंश में जितनी राजकुमारियां जन्मी है, चाहे उनका विवाह कहीं भी हुआ है, वो हाडी रानी कहलाती है। ठीक है, आज चीज में बहुत बार कंसेप्ट क्लियर करियो है और यह चीजा थाने ध्यान भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले इन्होंने शाही सेना यानी दारा सिखों की ओर से लड़े हैं। फिर बाद में पता चलता है कि भैया औरंगजेब का पलड़ा भारी है, शाही सेना की ओर से लड़े तो हारे भी है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि औरंगजेब का पलड़ा भाई भारी है, तो बाद में फिर औरंगजेब का साथ देते हैं। दारा सिखो बाद में कहता भी है कि मेरा साथ दो, तो वो कहता है भैया, जसवंत सिंह जी कहते हैं मुझे तुम्हारे उत्तराधिकारी जो संघर्ष चल रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरा राज्य मेरा प्रशासन संभालना है, जो आने वाला राजा बनेगा मेरा साथ उसको मिलेगा, तुम आपस में निपट लो। तो जब इनके जो शाहजहां के समय जो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा होता है, औरंगजेब और बाकी जो ये दारा सिको सूजा वगैरह, उस समय ये युद्ध होते हैं सारे के सारे, धर्मत खजुआई है ना, तो ये सामूगढ़ का युद्ध वगैरह, तो ये उसी समय की बातें हैं। इसमें से आप लोगों को जो याद रखना है वो धर्मत का युद्ध याद रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, धर्मत का युद्ध। देखो धर्मत के युद्ध को थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों के काम का है। जसवंत सिंह जी की दृष्टि से ये आप लोगों को चीज पूछी जा सकती है। यूं पूछ ले कि धर्मत का युद्ध हुआ कब, तो 16 अप्रैल 1658 को हुआ है। 16 अप्रैल 1658। अब किस किस के मध्य हुआ है, तो यहां पे अपन कह सकते हैं शाही सेना। शाही सेना यानी कि शाहजहां ने भेजी है सेना। अब शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, दारा सिको। कौन कर रहा था, दारा सिको कर रहा था। वर्सेस यानी कि किसके विरुद्ध, तो औरंगजेब। लास्ट में जो है औरंगजेब ही जीतता है सारे के सारे संघर्ष, और औरंगजेब ही शासक बनता है। तो यहां पे देखो इनका साथ दे रहे होते हैं जसवंत सिंह, इनका साथ दे रहे होते हैं जसवंत सिंह, जो है इनका साथ दे रहे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब सिर्फ जसवंत सिंह जी नहीं है, शाहपुरा से सुजान सिंह जी भी साथ दे रहे थे, सुजान सिंह। अब मैं इसलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनर अब आगे बढ़ के कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पिछड़े नहीं, और मेरा आप लोगों को कहना यही है कि पिछड़ना नहीं दूंगा। और ध्यान रखें मुकुंद सिंह कोटा से, मुकुंद सिंह कोटा से, ये भी इनका साथ देते हैं। ठीक है, और इनके अलावा फिर ध्यान रखें कासिम खान ने भी इनका साथ दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ कि ये विजयी हुए, ये इनकी क्या हुई, विजय हुई। औरंगजेब इसमें जीत जाता है। ये धर्मत का युद्ध होता है, इसके अंदर औरंगजेब जो है यहां से जीत जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है, दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं, एक तो आसकरण राठौड़, आसकरण राठौड़, और एक ध्यान रखें आप गोवर्धन के। गुरुजी ये क्यों ध्यान रखने हैं, तो अब सुनो आप स्टोरी, ये तो फैक्ट आपको नोट करने थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये युद्ध चल रहा है और इसमें पलड़ा भारी है औरंगजेब का, और जसवंत सिंह जी एक समय ऐसा आया कि युद्ध में बुरी तरीके से जख्मी हो गए और मूर्छित अवस्था में हो गए, यानी कि बेहोशी की हालत में। तो जब ये बेहोशी की हालत में हुए, तब जसवंत सिंह जी को जो है सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। सुरक्षित बाहर निकाला किसने, पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड चल रहा है पूछने का, तो वो निकाला आसकरण राठौड़ और गोवर्धन ने इनको बाहर निकाला। और बाहर निकाल के और जोधपुर जो है मेहरानगढ़
पहुंचाने की इन्होंने प्रबंध कर दिया कि भाई दुर्ग में इनको भेज देते हैं राजा जी, क्योंकि ये यहाँ के अपने जोधपुर के थे तो राजा जी की समस्या हो सकती है, पहुंचा दा। खबर जो है मेहरानगढ़ जसवंत सिंह जी के साथ और जसवंत सिंह जी से पहले भी पहुंच जाती है। तो ये जो हाडी रानी अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा है, देखो करमेती बाई या जसवंत दे, इन तक बात पहुंच जाती है कि क्या राजा जी जीते, के सैनिक कह दियो कि राजा जी जीतिया तो नहीं, पर आर्या है राजा जी घायल है और दुर्ग में आ रहे हैं, नहीं जीते हम तो। करमेती बाई जो जसवंत दे है वो कहती है कि तब तो ये जो आ रहे हैं यानी कि पीठ दिखाकर युद्ध भूमि में यहाँ हार कर आ रहे हैं, वो मेरे पति नहीं हो सकते, वो हमारे जसवंत सिंह जी नहीं हो सकते। जब जसवंत सिंह जी आते हैं तो क्या देवी आडो खोल, क्या देवी क्या हाँ आडो आडो कौन खोली जाए, आप कौन है, हु आर यू, अरे मैं जसवंत सिंह। कौन जसवंत सिंह? जो जसवंत सिंह जो युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं और वे क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि एक क्षत्रिय या तो युद्ध भूमि में मारा जाएगा या फिर दुश्मनों को हरा के वापस आएगा। एक क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि आप युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर या घायल होकर फिर से आप जो है दुर्ग में लौट आएंगे, आप हमारे राजा नहीं हो सकते, ये दरवाजे नहीं खुलेंगे, सैनिकों दरवाजे नहीं खोलने। अब देखो राजा प्रभाव ज्यादा रानी, सैनिकों नहीं खुलेंगे दरवाजे, जिद ले ली करमेती बाई ने, दरवाजे नहीं खुल सकते भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया, आप जसवंत सिंह जी हो ही नहीं सकते, आप जहां भी जाना है आपको जा सकते हो, आप युद्ध भूमि में से ऐसे कैसे लौट आए। जसवंत सिंह जी कह रहे भाया प्राणों की मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे बाहर निकला हूं, और अभी तो घायल अवस्था में हूं, सेवा करने के दिन है तुम्हारे और तुम जो है आर्ग्यू कर रही हो, ये कहाँ के नियम है कि कहीं के नियम हो, आडो कौन खुले। बहुत मुश्किल से जो है जसवंत सिंह जी की माता ने रानी को इनको मनाया करमेती बाई को कि बेटा खोल दे, आपनो ही जसवंत सिंह है, भुजिया कभी युद्ध भूमि में आने ध्यान थोड़ी हो के भाई यह चीजा है, आने ध्यान ही कौन था, मूर्छित अवस्था में बारह काड़िया वगैरह वगैरह जो भी है। तो बहुत मुश्किल से जो है ये रानी मानी है और उसके बाद में दरवाजे तो खोले हैं, लेकिन माता जी आपके कहने पर मैं दरवाजे खोल रही हूँ, लेकिन जो इनका मान सम्मान एक राजा का होता है वो जब तक ये जीत कर नहीं आते तब तक इनका मान सम्मान नहीं है। चांदी के बर्तनों में इन्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, इन्हें लकड़ी के बर्तनों में भोजन दिया जाए, और वहां से जो है चांदी के बर्तनों में जो है शाही बर्तन होते हैं, शाही भोजन होता है, वो नहीं देकर एक तरीके से इनको लकड़ी के बर्तनों में भोजन दिया गया। और इतिहासकार इसे बहुत जो है चाव से लिखते हैं, ये स्टोरी यहाँ पे होती है जसवंत सिंह जी के समय। आगे देखो बेटा, फिर यहां से जो है ये पढ़ना बाकी रह गया था, ये लिखना आपको इस तरीके से, धर्मत के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया, जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों के बजाय लकड़ी के बर्तनों में भोजन कराया। लिखना इस तरीके से, जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। देखो अब औरंगजेब को पता है कि जसवंत सिंह जी मेरे विपक्ष में लड़े थे भाई, दारा सिखों की तरफ से लड़े थे, अब मैं शासक बन गया तो अब फिर जो है, पहले तो औरंगजेब नाराज रहा, लेकिन औरंगजेब भी ऐसे दूरदर्शी सोच का था, हालांकि इतनी भी दूरदर्शी सोच नहीं थी कि वो लंबे समय तक शासक बन पाए, क्योंकि इतनी दूरदर्शी सोच होती तो वो जो है दक्कन के प्रदेश में उलझता नहीं। और कहा भी जाता है कि औरंगजेब की कब्र कहा जाता है दक्षिण के राज्य, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है, इतना मैनेज नहीं हो पाता है, वो वहीं पे जो है उलझा हुआ रहा है मराठों के बीच, तो ये उसकी गलती थी। तो इतना भी दूरदर्शी नहीं था, लेकिन इतना था कि जसवंत सिंह को वापस अपने खेमे में शामिल कर दिया था, पहले नाराजगी रही फिर शामिल कर दिया। तो ये ध्यान रखना, गुजरात का सूबेदार बनाया और एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी इन्हें भेजा, एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी इन्हें भेजा है। अब जब शिवाजी के विरुद्ध भेजा है इन्हें, तब ये अपने साथ में मुहणोत नैणसी को भी लेकर जाते हैं, मुहणोत नैणसी और मुहणोत नैणसी के भाई को भी लेकर जाते हैं, और रास्ते में बताते हैं कि इनके बीच में हो गई अनबन, इनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो गई। और जसवंत सिंह जी सीधा कहते हैं कि आपको तो भाई 1 लाख रुपए जो है भरने का दंड दिया जाता है, या तो अभी के अभी भरो या फिर आपको कैद किया जाएगा। तो ये नहीं दे पाए और इनको कैद किया गया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस समय मुहणोत नैणसी और इतने मतलब लज्जित हुए इस तरीके से, उनको एक तरीके से बहुत बुरा फील हुआ, तो इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कटार घोंट कर आत्महत्या कर दी और मुहणोत नैणसी को कैद किया। ये बात सत्य है, और मुहणोत नैणसी ने बाद में जो है आत्महत्या कर दी थी, ये भी बात है, वो इसी दरमियान हुआ है। ठीक है, अपना अंतिम समय जसवंत सिंह जी जमरूद में बिताते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया।
क्या कहा आज? कुफ्र। कुफ्र यानी धर्म विरोधी। कुफ्र यानी क्या होता है? धर्म विरोधी, क्योंकि इन्होंने भी धर्म इस्लाम वगैरह कोई स्वीकार नहीं किया था। तो ये कोटेशन कहा है इनकी मृत्यु पर, जमरूद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब कहा जाता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अब जब इनकी मृत्यु होती है तब इनका कोई वंशज, मतलब इनका कोई पुत्र जिंदा नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है पुत्र इनका यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में मतलब इनकी दो रानियां होती है, वो गर्भवती होती है। यहां से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की स्टोरी बताता हूं। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये भी ले लेना, ये स्क्रीनशॉट लो भाई। अब यहां से पहले जसवंत सिंह जी को पढ़ लेते हैं। मोहम्मद नारायण सिंह के भी मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं कि नोट्स कैसे लिखोगे वो चीजें। फिर अजीत सिंह जी आएंगे, अजीत सिंह जी को फिर आगे अपन इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा मोहन नरू की नाम की इनकी रानियां थी, दोनों गर्भवती थी। चलो बताता हूं। जसवंत सिंह न सिर्फ विद्वानों का आश्रयदाता था बल्कि स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। ध्यान रखिए टाब्रो, जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पूछेगा एग्जामिनर, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। और क्लासों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ये सीधी सीधी पूछे जाने वाली चीजें। अब तो भैया वरिष्ठ अध्यापक वाले विद्यार्थियों, तुम्हें भी ये सब पढ़ना है, तुम्हें भी इन परिस्थितियों से लड़ना है, तुम्हें तो हालातों से और लड़ना है। अब तो शामिल कर दिया पूरा का पूरा इतिहास है, तो ये चीजें आप लोगों को भी पढ़नी है। इसी तरीके से ध्यान देना पूरी तरीके से। देखो जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार कौन थे? मोहम्मद नारायण सिंह, दलपत मिश्र, सूरत मिश्र, नर हरिदास, पूछ सकते हैं। चार ध्यान रखना है। मोहम्मद नारायण सिंह जसवंत सिंह के दरबारी कवि के साथ साथ इनके दीवान भी थे, दरबारी कवि के साथ साथ। जसवंतपुरा कस्बा बसाया इन्होंने, जसवंत सागर तालाब और रायका बाग का निर्माण इनके शासनकाल में ही हुआ है, जसवंत सिंह जी के समय, ठीक है। फिर देखो मोहम्मद नारायण सिंह के बारे में, इनका जन्म 1610 ओसवाल जैन परिवार में, और उपनाम क्या है? राजस्थान का अबुल फजल, कई बार बता दिया मैंने। गज सिंह और जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के दीवान रहे हैं, गज सिंह जी के समय भी रहे हैं। प्रसिद्ध रचना इनकी मोहम्मद नारायण सिंह ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया और जिससे आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूं अजीत सिंह जी वाली। देखो अब यहां पे जब इनकी मृत्यु होती है तब तक अजीत सिंह जी का जन्म भी नहीं हुआ है। जादम और नरू की नाम की दो रानियां थी इनकी, जादम और नरू की, ठीक है, दोनों गर्भवती थी उस समय। तो दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं? दुर्गादास राठौड़ इन दोनों को जो है सुरक्षित लाने की कोशिश करते हैं अपने यहां जोधपुर, लेकिन बीच में ही औरंगजेब जो है इन्हें वहां बुला देता है, औरंगजेब अपने वहां पे बुला देता है, ठीक है। और वहीं पे जो है इनका जन्म भी होता है अजीत सिंह का, और तो ये जो है वहां पे बुला लेता है। अब यहाँ पे जो है अजीत सिंह जी का जन्म होता है और इससे पहले जो है ये कोई इनके पुत्र जीवित नहीं थे। अब क्या है कि औरंगजेब ये कहता है कि अजीत सिंह जी जो है अपने यहीं पे रहेंगे, रामपुर के हवेली के अंदर वहां पे रुकवाया, और जब के बड़े हो जाएंगे तब इनको राजा बनाया जाएगा। तब तक हमारे ही देख रेख में, तब तक हमारे ही देख रेख में ये बड़े होंगे, ठीक है, ये इनको कहा जाता है। और मतलब राठौड़ सरदार पूरा का पूरा दबाव बनाते हैं कि नहीं, इनको जो है जोधपुर भेजा जाए, वहीं पे जो है इनको हम रखेंगे और वहीं पे जो है सब कुछ जो है बड़े वहीं होंगे। लेकिन औरंगजेब मना कर देता है, यूं पटा दे कि भाई अभी नहीं ऐसे करके। तो ये राठौड़ सरदार जो होते हैं इनको पता चल जाता है कि भाई दाल में काला है, गड़बड़ है। तब दुर्गादास राठौड़ जो है एक योजना बनाते हैं और वहां से गोराधाय और मुकुंदास खींची के सहयोग से, मुकुंदास खींची को सपेरा बनाकर दुर्ग में भेजा जाता है, और वहां से जो है एक दूसरे बालक को राजकुमार के वस्त्र पहना के और दो महिलाओं को और भेजकर गोराधाय और इनके मदद से वहां से अजीत सिंह को बाहर निकाल के वहां से दुर्गादास राठौड़ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। वहां से लेकर वो चले जाते हैं और कालंदरी गांव के अंदर रुकते हैं, सिरोही के पास में। वहां पे पीछे नकली अजीत सिंह जो होता है वो औरंगजेब के पास में नकली अजीत सिंह होता है, उसी को जो है जीवित समझ के वो उनको ही उनका नाम मोहम्मदी राज रखता है औरंगजेब। फिर कहता है इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया वगैरह वगैरह, ऐसी स्टोरी चलती है। यदि दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो मारवाड़ का इतिहास कुछ और होता। देखो इनका जन्म कहां हुआ है अजीत सिंह का? लाहौर में 1679।
पिता जसवंत सिंह, माता जादम रानी, संरक्षक वीर दुर्गादास राठौड़। ये लाहौर में जन्म हुआ है, लेकिन औरंगजेब के वहां हुआ है, ठीक है, औरंगजेब के पास। जमरूद से कहां आ गए? लाहौर आ गए औरंगजेब के पास, ठीक है, इसलिए मैंने कहा जोधपुर नहीं भेजा था, जमरूद से आ गए थे लाहौर, वहीं पे इनका जन्म होता है। और एक और पुत्र होता है, उसका नाम दलथमन होता है। वो क्या है कि इस सफर को जो है सफर नहीं कर पाते और उनका दम टूट जाता है वहीं पे। यही अजित सिंह ही पीछे जीवित बचता है। दायमा कौन? इनकी गोराधाय। गोराधाय ने भी पन्नाधाय जैसा बलिदान दिया, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। अब देखो, औरंगजेब को अजित सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाकर नजरबंद करवा दिया, जिससे दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोराधाय ने छुड़ाया और छुड़ाकर फिर ले गए कालंदरी। गोराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजित सिंह को बचाया। नकली अजित सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम क्या रखा? मोहम्मदी राज रखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। औरंगजेब से बचाकर अजित सिंह को मारवाड़ के कालंदरी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रुकवाया। किसके पास रुकवाया? पुरोहित जयदेव के पास रुकवाया। वहीं पे जो है ये बड़े होते हैं। और फिर बाद में जब औरंगजेब को यहाँ का पता चल जाता है, वहां पे कालंदरी में ये घोषणा कर देते हैं कि असली अजित सिंह ये है और यही जो जोधपुर के आगे के राजा बढ़ेंगे। तब औरंगजेब को पता चल जाता है, तो औरंगजेब इनको वहां पे भी सेना भेजता है। तो बाद में ये शरण ले लेते हैं मेवाड़ के पास, ठीक है, मेवाड़ के जहां पे चले जाते हैं। तो बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी और अजित सिंह को केलवा की जागीर देते हैं। कौन सी जागीर देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, केलवा राजसमंद, केलवा की जागीर दी जाती है। और क्या होता है? अजित सिंह जी, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जी का एक बन जाता है संगठन, और इससे औरंगजेब भयभीत हो जाता है। इधर से औरंगजेब का पुत्र जो अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वो भी विद्रोह करके यहां आ जाता है, इनके साथ मिल जाता है। हालांकि औरंगजेब जो है उसके पीछे सेना भेजता है और ये जो शहजादा अकबर होता है, ये अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़कर यहां से चला जाता है आगे। और बाद में औरंगजेब इसके पुत्र और पुत्री, यानी औरंगजेब के पोता और पोती, उनको जो है अपने पास बुला लेता है। इस दरमियान दुर्गादास राठौड़ जो है इसके शहजादा अकबर के पुत्र और पुत्री थे। इनका बहुत अच्छी तरीके से लालन पालन रखते हैं, करते हैं, देख रेख करते हैं और इस्लाम के अनुसार इनकी तालीम भी करवाते हैं, शिक्षा भी करवाते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर द्वितीय भी इनकी तरफ मिल गया था। अकबर द्वितीय को इन्होंने कहा कि आपको शासक बना देंगे। अकबर द्वितीय भी यही चाहता था, शहजादा अकबर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखो, अकबर द्वितीय दुर्गादास राठौड़ के प्रभाव से अपने को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने का प्रयास करता है, कई सारी सेना भेजता है, जिससे फिर बाद में जो है ये यहां से चला जाता है, फारस चला जाता है। कहां चला जाता है? फारस। अकबर द्वितीय बचता बचाता कहां पहुंच जाता है? फारस की ओर चल पड़ता है। अकबर द्वितीय का पुत्र बुलंद अकबर और पुत्री सैफुन्निसा को दुर्गादास के पास ही छोड़ता है। दुर्गादास ने इन्हें इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब ने के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। किसे? अकबर द्वितीय तो निकल गया था यहां से। औरंगजेब के जो पोता पोती थे, यानी कि अकबर द्वितीय का पुत्र और पुत्री थे, उनको जो है दुर्गादास को, औरंगजेब को सौंपना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। औरंगजेब ने अजित सिंह को जालोर और सांचौर के परगने दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि औरंगजेब ने अजित सिंह को कौन से परगने दिए हैं? तो जालोर और सांचौर के परगने दिए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, ये तो है, चलिए एक लाइन और लिखो। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को, क्योंकि अजित सिंह वाला तो पूछे नहीं पूछे, ये पूछ सकते हैं, दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को जैतारण, मेड़ता और सिवाना के परगने दिए। सिवाना के नोट करके लिख लेना स्पेशली, ठीक है, ये लिख लेना। चलिए फिर देखो यहां पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजित सिंह जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं और अजित सिंह के शासक बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ जो होते हैं उन्हें निष्कासित कर देते हैं। इसी कारण अजित सिंह जी को कान का कच्चा शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान का कच्चा कहा जाता है। अजित सिंह को क्या कहा जाता है? कान का कच्चा शासक कहा जाता है। दुर्गादास को यहां से ये निष्कासित कर देते हैं। वो दुर्गादास, वो वीर दुर्गादास जिन्होंने मारवाड़ के वंश को जीवित रखने के लिए बहुत सारा त्याग बलिदान किया,
जिनके अंदर मतलब अपने राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी, जिसके अंदर सिपाही की बहुत ज्यादा मतलब भावनाएं थी, उन्हें यहां से निष्कासित कर दिया गया। दुर्गादास राठौड़ ऐसा वीर योद्धा था कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये आजीवन युद्ध लड़ते रहे, आजीवन घोड़े पे ही सवार रहे, और जब अपना अंतिम समय था इनका तो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जो है ये घोड़े पर ही मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, यानी घोड़े पर बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो जाती है। तब दुर्गादास ने अपना बाकी जीवन जो है वो उज्जैन में बिताया। क्षिप्रा नदी के तट पर इनकी मृत्यु होती है। कौन सी? क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही इनकी छतरी भी बनी हुई है, यह भी ध्यान रखना। 1724 में भगत सिंह जो है वो अजीत सिंह की हत्या कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। और अजीत सिंह के दरबारी साहित्यकार में ध्यान रखें, जगजीवन भट्ट अजितोदय की रचना की है, जिसने अजितोदय की रचना की है। लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरीके से चला है इनका इतिहास आगे, ठीक है। चलो टाबरो आगे बेटा। ओके, अब यहाँ पे एक देवारी समझौता होता है, वो 1708 में होता है। देवारी समझौता स्पेशली किसके मध्य होता है? अपने जयपुर के सवाई जय सिंह जी और मेवाड़ के अमर सिंह जी। यहाँ पे देखो, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, इनकी पुत्री होती है चंद्रकुवरी। इनका विवाह तय किया जाता है किसके साथ? सवाई जय सिंह के साथ। और इस शर्त पे किया जाता है कि आने वाले समय में इनसे उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का शासक बनेगा। इसी दरमियान यहाँ पे जो अजीत सिंह जी होते हैं, इनकी पुत्री सूरज कुवरी जो होती है, उनका विवाह भी सवाई जय सिंह से हो जाता है। और यहाँ पे जो है जयपुर के कछवा वंश के उत्तराधिकारी संघर्ष के बीज डल जाते हैं। यानी कि इनसे देखो, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुवरी से एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम है माधो सिंह, और अजीत सिंह जी की पुत्री सूरज कुवरी, इनसे जन्म होता है ईश्वरी सिंह का। फिर देखो, कछवा वंश के अंदर बगरू का युद्ध, राजमहल के युद्ध, वो किसके मध्य होते हैं? माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य। उसके पीछे कारण यही है, उसके पीछे कारण यही है। तो ये ध्यान रखना, देवारी समझौता कछवा वंश के उत्तराधिकारी जो संघर्ष होता है उसके बीज यहीं से डल जाते हैं, ठीक है। चलो टाबरो देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानकारी नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। टाबरो ध्यान दो कि इनका जन्म जो है 1638 में सालवा कला जोधपुर के अंदर होता है, ठीक है। पिता इनके आस्करण, माता इनकी नेत कंवर, ठीक है। पालन पोषण लुणावा गांव के अंदर होता है। उपनाम इनका राठौड़ों के यूलिसेस कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती के नाम से इन्हें जाना जाता है। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सिक्के जारी किए हैं। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। 1893 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी है। और सालवा कला में इनकी 12 फीट ऊंची 1400 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्ति भी लगी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ से रिलेटेड आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी है। इतिहास के अंदर बहुत जबरदस्त इनकी भूमिका रही है, तो ये जानकारी नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके बाद देखो टाबरो, अभय सिंह जी शासक बनिया, ठीक है। अभय सिंह जी का टाइम में है 1724 से 1749। अजीत सिंह जी के बाद शासक बनते हैं। सर बुलंद खां ने इन्होंने अहमदाबाद का युद्ध लड़ा है, सर बुलंद खां से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा है। दरबारी साहित्यकार इनके करनीदान जो सूरज प्रकाश की रचना करते हैं, पृथ्वीराज चारण जो अभय विनाश की रचना करते हैं, जगजीवन भट्ट जो अभ्योदय की, और वीर भान राजरूपक। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई अभय सिंह जी के समय ये। और अभय सिंह जी के समय ही 1730 में अपन खेजड़ली घटना को सुनते हैं, खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली घटना, जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग किया। किस कारण? खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के कारण। अभय सिंह जी ने आदेश दिया दुर्ग के दरवाजे मरम्मत करवाने हैं। दुर्ग का जो है सारे के सारे दरवाजों के मरम्मत के लिए आसपास के गांवों से जो है लकड़ी काट के लाया जाए। तो इनके जो शासक, इनके जो मतलब हाकिम गिरधारी दास होते हैं, ये जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसमें नोट भी कर रखा है। तो ये देखो, मंत्री जो है हाकिम गिरधारी सिंह, ये जाते हैं सैनिकों के साथ में और आसपास मतलब खेजड़ी गांव जाते हैं। वहां खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष उन्हें काटना शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज इसका विरोध करता है और इन्हें मना करते हैं कि यदि
इन वृक्षों को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, और वृक्षों से लिपट जाते हैं। और ये निर्दयी सेना वृक्षों के साथ में उन 363 महिला और पुरुष को भी जो है वहां पे इनको प्राणों का जो है यहाँ पे इन्होंने त्याग किया, और वहां पे 363 महिला और पुरुष को भी मौत के घाट उतार दिया वहां। तो ये जो है खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली घटना के रूप से जानी जाती है। माता अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर वहां पे 363 महिला और पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए बिश्नोई समाज के लिए एक वाक्य जाना जाता है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि एक शीश गड़ जाए एक रूख यानी एक वृक्ष को बचाने के लिए तो वो भी सस्ता सौदा है, उसमें भी कोई महंगा नहीं है। ठीक है, खेजड़ली मेला भी वहीं पे लगता है, और इनसे रिलेटेड ये चीजें आप लोग पढ़ लेना, मैंने शामिल किया है और इसको मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूं। तो खेजड़ली आंदोलन घटना अभय सिंह के काल की, जिसमें 363 व्यक्ति वृक्ष को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, टाल बढ़ो आगे। अब देखो विजय सिंह जी, विजय सिंह जी के समय आप लोग एक गुलाब राय पासवान की स्टोरी मैं बताता हूं। चलिए, इनसे पहले राम सिंह और भगत सिंह शासक बने हैं। ये भगत सिंह के ही पुत्र थे। मराठा जयप्पा सिंधिया को धोखे से इन्होंने मरवा दिया था। मराठों के मतलब आक्रमण होने लग गए थे। 1756 में फिर मराठों से संधि भी की है इन्होंने, और दादूपंथी व नागा शाखा के साधुओं की शाखा बनाई है। क्या किया है? दादूपंथी और नागा शाखा के साधुओं की शाखा बनाई। लेकिन ध्यान ये रखना यहां पे कि इन्होंने तो यहां पे शाखा बनाई है, लेकिन जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह कछवा वंश के, उन्होंने जो है अपने नागा शाखाओं की जो है सेना में भर्ती की, सेना में भर्ती किया। तो ये ध्यान रखना। विजय शाही सिक्के चलाए हैं इन्होंने। तुंगा के युद्ध में जयपुर का साथ दिया है, और पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव के कारण मारवाड़ के बदनाम शासक के रूप में जाने गए। अब देखो, गुलाब राय से इनको प्रेम होता है। इनकी मतलब बहुत सारी उम्र हो जाती है जब ये अपने जीवन के अंतिम कुछ साल काट रहे होते हैं, तब ये गुलाब राय के प्रति जो इनकी दासी होती है उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, और उसके प्रभाव में इतने आ जाते हैं, उसे पड़तायत का दर्जा देते हैं। राय मैंने कहा ना, उसके आगे लगता है जिन्हें यह दर्जा दिया जाता है, उपपत्नी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, गुलाब राय के कोई पुत्र नहीं था, तो फिर गुलाब राय एक पुत्र को गोद भी लेती है और उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहती है। गुलाब राय का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगते हैं विजय सिंह जी, और इसी कारण बाद में जो है गुलाब राय को जोधपुर की गलियों में भरे दिन जो है राठौड़ी सरदारों ने मरवा दिया था। और इस कारण इन्होंने इतने सारे उल्टे सीधे निर्णय लिए यहाँ पे, इस कारण इन्हें जोधपुर का या मारवाड़ का बदनाम शासक कहा गया। किसके कारण? गुलाब राय के कारण। इसे गुलाब राय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां, क्योंकि नूरजहां का भी काम यही था, उल्टे सीधे डिसीजन लेवाना। मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है इसे, ये गुलाब राय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले भाई। मान सिंह, इनसे पहले भीम सिंह मारवाड़ के शासक बनते हैं, और मान सिंह जो है नाथ संप्रदाय का इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। ठीक है, आप लोगों को पूछे कि मारवाड़ के कौन से राजा को सन्यासी राजा के रूप से नाम से जानते हैं, तो वो मान सिंह है। गुरु इनके अयस्नाथ देव थे। इनके गुरु कौन थे? अयस्नाथ देव। गुरु अयस्नाथ देव के प्रभाव से इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया है। नाथ संप्रदाय की बात अजय मान सिंह याद रखना। कृष्ण कुमारी विवाद के कारण 1807 में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से गिंगोली का युद्ध लड़ा है। गिंगोली युद्ध की डिटेल में कछवा वंश में आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कृष्ण कुमारी विवाद जैसे मेवाड़ में मैंने आप लोगों को करवा रखा है। गिंगोली का युद्ध 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते हैं। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक भी इनके समय लगती है, और इनके दरबारी कवि कौन थे? बांकीदास। बांकीदास की ख्यात की रचना की है इन्होंने। मानसिंह स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। अब यूं पूछ ले आप लोगों को, बताइए कि मारवाड़ का कौन सा शासक शैव मतानुयायी था? तो वो यही, क्योंकि नाथ संप्रदाय जो शाखा होती है नाथों की, वो जो है शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। मान सिंह के अंदर इतनी जानकारी ध्यान रख लो कि खूब है। देखो, मान सिंह जोधपुर वाले अलग हैं, जयपुर वाले अलग हैं, इसलिए मिक्स मत करना। अब अन्य महत्वपूर्ण शासक, जिसमें जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वही ध्यान रखना है। मारवाड़ के शासक कंप्लीट होने आए हैं अपने। ठीक है, देखो टाब्रो, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन बने हैं? कौन थे? महाराजा तखत सिंह थे। अपन पढ़ते हैं ना बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, उनमें इन्होंने तो सेना भेजी थी। मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी और चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया है? वो तखत सिंह ने करवाया है। श्रृंगार चौकी, जहां पे मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता है। श्रृंगार चौकी पर क्या होता है?
राज तिलक, ठीक है, राज तिलक किया जाता है, मारवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन किसके समय होता है? जसवंत सिंह द्वितीय के समय। जसवंत सिंह द्वितीय भी एक जो है दासी ये के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे, नन्ही भक्तन जी ने कहा गया, और नन्ही भक्तन के प्रभाव से ही दयानंद सरस्वती को जो है जगन्नाथ रसोइये के हाथों जहर दिलवा देते हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती इनको जो है इनके बारे में कहते हैं, इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखकर जो है इनको बताते हैं कि भाई ये राजन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तब जो है ये नन्ही भक्तन को, नन्ही जान जिसे कहा जाता है, वो ठीक नहीं लगा। मारवाड़ का शासक जिनके शौक के कारण पोलो का घर कहलाया, पोलो का बहुत शौक था, इनके कारण पोलो का घर कहलाया मारवाड़ उस समय, वो सरदार सिंह थे। और जसवंतड़ा और जोधपुर के घंटाघर का निर्माण भी सरदार सिंह ने करवाया है। जसवंतड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा को कहा जाता है। घंटाघर का निर्माण भी सरदार सिंह ने करवाया। जवई बांध का निर्माण किसने करवाया है? महाराजा उम्मेद सिंह जी ने करवाया। बताइए जवई बांध कहां है? सुमेरपुर के अंदर। एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह थे, और महाराजा हनुमंत सिंह ये चाहते थे कि मारवाड़ को पाकिस्तान के अंदर मिलाया जाए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लो भाई। और इसी के साथ साथियों आप लोगों के मारवाड़ का राठौड़ वंश भी पूरा हो गया है। देखो शुरू कहां से किया था अपन ने? राजपूतों की उत्पत्ति, सभ्यताओं से शुरू किया इतिहास, सभ्यताएं पढ़ी, राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ी, गुर्जर प्रतिहार पढ़ा, फिर चौहान वंश पढ़ा है, चौहान में भी सारे पढ़े हैं अपन ने, फिर अपन ने मेवाड़ के गुहिल पढ़े, और अब मारवाड़ के राठौड़ पढ़ लिए। एग्जाम अप्रोच के अनुसार बिल्कुल भी मैं आप लोगों के लिए बोझ नहीं बनाना चाहता इन चीजों को, एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़े हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को नियमित रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। पुस्तकें आप लोगों के लिए उपलब्ध है, अभ्यास आप लोगों के लिए उपलब्ध है, और क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इससे ज्यादा भैया प्रयास किसी से आस करना भी मत, कोई नहीं करे आज के टाइम में, ठीक है। बढ़िया तरीके में पढ़ो, बढ़िया तरीके में आगे बढ़ो, और नियमित रहना। कुछ दिन आप लोगों के लिए प्रीमियर पर क्लास चलेगी, क्योंकि मेरे को जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं जो है रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास भी काम की बहुत अधिकता है अभी, तो मैं रिकॉर्ड करके, ताकि आप लोगों के एक फिक्स टाइम पे जो है ये क्लास चलेगी। नियमित रहना है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।